नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ में नेहा बात। हम बजट और अर्थव्यवस्था दोनों को ध्यान में रख के हम ये विशेष पेशकश लेकर आए हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं और उन्हीं के नाम पर पड़ा है जयंत बाबू की क्लास। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जयंत सिन्हा जी का, जो राजनीति से जुड़े रहे लेकिन बाद में ज्यादा अर्थशास्त्री ही बन गए, क्योंकि यही इनका प्राइम एरिया था, यही इनका फोकस था। और उनकी इस तमाम ज्ञान को, इस पूरी की पूरी नॉलेज को हम समेट कर ले आते हैं इस क्लास में, जहां पर आसान और सरल शब्दों में जयंत जी हमें बताते हैं कि बजट को कैसे डिफाइन किया जाए। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो सरकार का विजन है, विकसित भारत का विजन, उस विकसित भारत के विजन का रोड मैप दरअसल क्या है? क्योंकि बातें तो तमाम कही जाती हैं और अभी हम उस रोड मैप में कहां तक पहुंचे? आप सबको झारखंडी जोहार, और फिर एक बार आज तक में इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत एक लक्ष्य है और हम लोगों को अगर विकसित भारत को समझना है तो हमें सिर्फ देश के स्तर पे, यानी पूरी जनता के स्तर पे समझने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, आपके जीवन में क्या विकास यात्रा लाने वाली है, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने समझाया कि अगर भारत को समझना है तो भारत में 3 मुख्य वर्ग हैं जिनको समझना जरूरी है। एक तो जो एकदम टॉप क्लास के, जो ग्लोबल क्लास के लोग हैं, जिनकी आमदनी 15 लाख सालाना से ज्यादा है, दुनिया भर घूमते हैं, अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, तो वो लोग एकदम जो है ग्लोबल क्लास में है। फिर मध्यम वर्ग के लोग, जिनकी आमदनी जो है वो करीब 9 लाख सालाना है, यानी 1 लाख से कम उनकी महीने की आमदनी है। और फिर आम जनता। ये 3 वर्ग हैं जिनको हम लोगों को समझना है, क्योंकि भारत जो है इन 3 वर्गों में तो आपने बटा कहा हुआ था कि विकसित भारत का रास्ता विकसित आम जनता से होकर जाता है, यानी कि ग्लोबल क्लास का दायरा बढ़ाना है, आम जनता का दायरा कम करना है। कैसे हमारा विकास हो, उससे देश का विकास हो, वही है सही रोड मैप। बिल्कुल। और अगर विकसित भारत को समझना है तो आपके विकास को समझना होगा और इन 3 वर्गों को विकास का समझना होगा। जैसे नेहा जी ने बताया कि जो आम जनता है उसको मिडिल क्लास में लाना है, और मिडिल क्लास को है वो एकदम टॉप क्लास, ग्लोबल क्लास में लाना है। जब हम इसको करेंगे तब विकसित भारत। और यही आंकड़े भी कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आखिरी वाला पिरामिड है ये 2047 का विजन है, यानी कि उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे जब 14 करोड़ हाउस होल्ड जो है वो ग्लोबल क्लास में आ जाएंगे। जैन जी, नहीं, बिल्कुल सही। और इस इनकम पिरामिड के द्वारा ये सब जो हम लोगों ने बताया, इसको आप आंकड़ों के आधार पे आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज के समय जो है करीब 4 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं, घर हैं, जो ग्लोबल क्लास में हैं। और अगर आप देखें 10 साल पहले तो सिर्फ 1 करोड़ थे, यानी बहुत इसमें ऑलरेडी बढ़ोतरी हुई है, बहुत डायनामिज्म है। 3 करोड़ जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड थे वो अब 6 करोड़ हो गए हैं। और अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनाना है, तो जो लक्ष्य है, जो विजन है, उसमें हम लोगों को जो आम जनता है, जिसमें कि आज के समय करीब 22 करोड़ जो घर हैं, उनको हम लोगों को कम करते करते 7 करोड़ ऐसे घरों पे ले आना है। तो अगली आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि सरकार की आमदनी दरअसल कहां-कहां से आती है, किन सोर्सेज से है, और क्या इसका भी थोड़ा सा स्वरूप बदल सकता है आने वाले वक्त में? नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि हम लोगों को अगर देखना है, हमने पिछले शो में हम लोगों ने बातचीत की कि जो जीडीपी है, उस जीडीपी में 2/3 जो योगदान है वो निजी क्षेत्र का है, 1/3 सिर्फ सरकार का है। और सरकार के ये जो खर्चे हैं, कुछ रेवेन्यू से, राजस्व से आते हैं, जिसमें कि टैक्स वगैरह है, और दूसरा जो है वो है घाटे से आता है, यानी कर्ज से आता है। वो भी आपकी जेब में सरकार, जो आपके जो बचत है, जो सेविंग्स है, जो बैंक में आपका पैसा है, वो सरकार कर्ज पे लेती है और वो खर्चा करती है। तो ये जो है सरकार की आमदनी, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां, 2 अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांटा है। लाल और सफेद में आप इन्हें देख सकते हैं, यानी कि जो ज्यादातर अगर देखा जाए तो राजस्व प्राप्तियां ज्यादा हैं और इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है अगर 2025 तक की बात करें। बिल्कुल सही। अब सरकार की आमदनी की बात जयंत जी कर लेते हैं कि आमदनी दरअसल कहां से हो रही है। आमदनी की बात होगी, अब कुल खर्च कहां पर हो रहा है। अब दरअसल हर एक सेक्टर में ये कहा जा रहा है कि
सरकार का खर्च तो बढ़ता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स पर हर बजट में फोकस रहता है। वो कौन से सेक्टर्स इस बजट में रहने वाले हैं, वो हम लोग अब इस पे देखेंगे। लेकिन जो पिछला वाला जो चार्ट था उसमें आप लोगों ने देखा कि सरकार का कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ का खर्चा है। सरकार का खर्चा करीब 50 करोड़ का है, और जो 50 करोड़ का खर्चा है उसमें से करीब 35 करोड़ जो है वो राजस्व से, रेवेन्यू से आ रहे हैं। कुछ 16 करोड़ जो है घाटा है, उसको हम लोग जो है कर्ज के द्वारा हम लोग लाते हैं। तो ये आप 50 करोड़ जो आप देख रही हैं यहाँ, 34 प्लस 16, ये 50 करोड़ जो है ये सरकार का खर्चा है। खर्च के आंकड़ों पर पहुंचे तब आप देख सकेंगे कि दरअसल सरकार का कुल खर्च कहां पर हो रहा है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी मैंने बात भी कही थी कि ये दरअसल 51 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ये थारो ने ये सब जो आंकड़े हैं इनको सरकारी जो आंकड़े हैं उनसे बनाया गया है, और वो वित्त मंत्रालय के आंकड़े होते हैं, और दिखाया जो हम लोगों ने पहले भी कहा कि जो 50 लाख करोड़ का खर्चा है वो कैसे बढ़ता चला जा रहा है हर वर्ष। जहां 2021 में 35 लाख का खर्चा था सरकार का, अब बढ़कर 51 लाख खर्च सरकार के बन तो गए। अगले हम ग्राफिक्स और आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कहां जा रहा है सरकार का पैसा वो दरअसल इन आंकड़ों के जरिए बेहतर समझ में आएगा कि किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है और किन क्षेत्रों में दरअसल सरकार का फोकस आ है। अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज्यादा ये जो पर्पल हम देख रहे हैं 24%, ये दरअसल दर्शाता है अन्य का आंकड़ा, लेकिन इसके अलावा टोटल 51% अन्य क्षेत्रों का है। अब ये क्षेत्र जरा आप एक बार फिर से हमें डिटेल में समझाएं। हाँ, बिल्कुल। जो हम लोगों ने पहले कहा था कि 51 लाख करोड़ के खर्चे, आपने याद किया होगा कि पिछले वाले चार्ट में हमने दिखाया था कि खर्चा जो था वो 35 लाख करोड़ था, अब जाके 51 लाख खर्चा बन गया है। ये जो 51 लाख करोड़ है, ये 51 लाख करोड़ का खर्चा कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसमें तो पहले बताएं कि जैसे ब्याज का जो खर्चा है वो सबसे ज्यादा है, यानी 13 लाख करोड़ आपके 51 लाख करोड़ में से ब्याज पे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा सरकार घाटे पे चलती है, आपसे कर्ज लेती है तो फिर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, तो जो ब्याज देते हैं तो वो करीब 13 लाख करोड़ का ब्याज हो जाता है। फिर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इसमें और बढ़ोतरी आने वाली है। 5 लाख करोड़ का खर्चा हम लोग रक्षा क्षेत्र में करते हैं, वो भी आपको इसमें दिखाया जा रहा है। एक बार अगर जयंत जी यहाँ पर भी हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, खास तौर पर अगर डिफेंस का क्षेत्र देख लें तो डिफेंस भी यहाँ पर दिखाया गया है, कितना कुल खर्च बढ़ने वाला है डिफेंस में। ये बनस्पत चीन और पाकिस्तान के हमारा अरब डॉलर में खर्च है, तो ये लगातार बढ़ा है, और इसको अगर हम यहाँ पर समझ सके तो आप कैसे समझाएंगे साहब? नहीं, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने पहले ही कहा कि अगर सरकार के खर्चे 51 लाख करोड़ हैं, उसमें से 5 लाख करोड़ लगभग जो 83.6 जो इसमें आप देख रही हैं, तो उसके बराबर का वो जो खर्चा है वो रक्षा क्षेत्र में जा रहा है। पाकिस्तान का खर्चा हमसे 10% है, 10% है, यानी 8 बिलियन डॉलर का खर्चा जो है वो पाकिस्तान का है। लेकिन और सबसे ज्यादा चीन का मुकाबला हम लोगों को चीन के साथ भी करना है, और चीन के खर्चे अगर आप देखें, हम लोग जैसे हम लोगों ने कहा कि 5 लाख करोड़ यानी 84 बिलियन डॉलर्स का खर्चा कर रहे हैं, चीन जो है वो 318 बिलियन डॉलर का खर्चा कर रहा है, और हम लोगों को चीन का भी मुकाबला करना है। और आपको मालूम भी है कि चीन पाकिस्तान को भी मदद करता है, तो इसलिए हम लोगों को दोनों का मुकाबला करना होता है, और दोनों का अगर आप देखें कि कितना खर्चा है तो हम लोग काफी कम पड़ जाते हैं। तो ये डिफेंस की बजट की बात हो गई, एक बार इंफ्रा का भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक भारत के निर्माण की तस्वीर हमें दिखाता है। हाईवे निर्माण प्रति वर्ष किलोमीटर में, ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का आंकड़ा, जिसमें हम रिवाइज अनुमान देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 का, और उसके बाद बजट में अनुमानित 30 नवंबर 2025 तक का। अभी 6 महीने और बाकी हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि कमी हुई है। हाँ, अभी काफी और होगा, लेकिन अगर हम लोग देखें तो बड़े रफ्तार से हम लोगों के हाईवेज बनते चले जा रहे हैं। ये दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड पर होने वाले खर्च का आंकड़ा है, और इसी में अगर हम नजर डालें तो जून 2025 तक का ये आंकड़ा, हालांकि ये तमाम जो क्षमता का इस्तेमाल इसमें तिमाही यानी कि क्वार्टरली दिखाया गया है, किस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से अपनी इन स्लाइड्स पर आते हुए और इसको अगर हम समझना चाहें तो जयंत जी, सरकार ने अपना घाटा कंट्रोल किया है। हमारे अगले आंकड़े दरअसल यही दर्शाते हैं कि सरकार का जो घाटा है वो कम हो रहा है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, उनका खर्च जो है उन्होंने कंट्रोल किया है। इसको अगर आप आंकड़ों के जरिए और थोड़ी सरल भाषा में समझा सके तो अगर हम लोगों को सरकार का हिसाब किताब समझना है तो आप समझिए कि वो घर का हिसाब किताब ही है,
क्योंकि सरकार जो है, जैसे हमने आपको बताया, हर वर्ष 51 लाख करोड़ के खर्चे कर रहे हैं। 51 लाख करोड़ हम लोगों ने जो बात की, फिर हमने बताया कि रक्षा क्षेत्र में इतना, ब्याज पे इतना। लेकिन जो मुख्य जो इसमें जो है आंकड़ा जो आपको समझना चाहिए कि सरकार 51 लाख करोड़ 51 लाख करोड़ का खर्चा कर रही है, लेकिन कमाई जो सरकार की है, जो आपको सरकार को टैक्स के द्वारा इधर उधर से जो पैसे मिल रहे हैं, वो सिर्फ 35 लाख करोड़ की है। तो अगर आप खर्चे कर रहे होते हर महीने 1 लाख और आपकी कमाई सिर्फ 60,000 होती, तो आपका 40,000 रुपए का घाटा होता कि नहीं होता? तो वही जो है स्थिति जो है सरकार के साथ भी है। सरकार का खर्चे 51 लाख करोड़, लेकिन कमाई सिर्फ जो है 35 लाख करोड़ है। और इसलिए ये जो 51 लाख करोड़ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चलते हैं फिस्कल डेफिसिट वाला जो चार्ट है उसको लाइए जरा। अगले आंकड़ों की ओर बढ़िए, क्योंकि उसमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने अपना घाटा कंट्रोल किया है। क्योंकि कोविड के समय जो थी रेवेन्यू जो था, जो राजस्व था, वो काफी घटा था और इसलिए जो घाटा था वो बहुत बढ़ गया था। वो 18 लाख करोड़ था, 9% ऑफ जीडीपी था। ये आप लोग 2020-2021 का देख रहे हैं। तब से सरकार जो है घाटे को एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इसको कम करती चली जा रही है। उसको 4% पे हम लोग ले आए हैं। ये देखिए जैन जी, यहाँ पर भी आंकड़ों के जरिए यही पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लगातार जीडीपी के परसेंटेज, अगर हम वित्तीय घाटा देखें तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड बिल्कुल। कोविड के बाद इसको ग्लाइड पाथ जिसको कहते हैं, वो फिस्कल डेफिसिट का जो ग्लाइड पाथ है, उसको आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो कम होते चले जा रहा है। वो ग्लाइड पाथ है, वो नीचे हो रहा है। और अब जो 16 लाख करोड़ जो हम लोगों ने बातचीत की थी, जो घाटा है, वो अब 4% ऑफ जीडीपी हो गया है। अगले आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं। कर्ज में किसका कितना हिस्सा है, यानी कि किसका कितना योगदान है? अगर इस आंकड़े को आप जयंत जी समझा सकें आसान शब्दों में, तो क्या कहा जाएगा? ये एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे ये लगातार कम होता जा रहा है। तो ये भी थरो ने सरकारी आंकड़ों के द्वारा इसको तैयार किया है। तो आप समझिए कि सिर्फ हमें केंद्र सरकार पे ध्यान नहीं देना है, हमें स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट पे भी ध्यान देना है। तो आपको मालूम है कि हम लोगों ने पहले कहा कि जो केंद्र सरकार है वो 16 लाख करोड़ के घाटे पे चल रही है, लेकिन जो हमारे राज्य सरकार है, जैसे दिल्ली की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो या तमिलनाडु की सरकार हो, इनके भी खर्चे हैं और इनकी भी आय है, इनकी भी कमाई है, तो ये भी घाटे पे चलते हैं। तो जब हम लोग देश के घाटे को देखते हैं कि देश में अर्थव्यवस्था मजबूत है कि नहीं, तो हमें सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, हमें राज्य सरकारों को भी देखना है। और यहाँ ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि जो कर्ज जो है परसेंट, वो 57% जो ऑफ जीडीपी जो है वो केंद्र सरकार का है। वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहा है। 63% था, अब 97 हो गया है। एक बार मैं आपसे जयंत जी जानना चाहती हूँ कि जो मनरेगा को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार कोई महत्वपूर्ण, जिसका नाम भी अब बदल गया है, जी राम जी उसका नाम हो गया है, उसको लेकर क्या कोई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, नाम जी राम जी हो गया है और आप देख रही हैं कि कोविड के समय आपने देखा कि जो 68,000 करोड़ का जो खर्चा था वो बढ़कर करीब 112,000 करोड़ हो गया था, क्योंकि कोविड में हम लोगों को राहत देनी थी। आपको याद होगा कि कोविड में कई लोगों का काम नहीं चल रहा था, तो वो लोग गांव चले गए, तो गांव में हम लोग उनको सहयोग दिए, तो इसलिए मनरेगा का खर्चा बढ़ गया। तो क्योंकि मनरेगा का खर्चा इस तरीके से बढ़ गया, अब हम लोगों को फिर उसमें कुछ ना कुछ अब हम लोगों को योगदान देना होगा नए जी राम जी के नाम पे। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे कि विकसित भारत, जिससे हमने शो की शुरुआत करी थी और वही 2047 तक एजेंडा है सरकार का, कैसे वहां तक गाड़ी जाएगी? अब ये जो आंकड़ा आ रहा है, ये गाड़ी में दिखाई दे रहा है कि जीएसटी में सुधार उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जीएसटी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे तो विकसित भारत की तस्वीर और बेहतर दिखाई देगी। नहीं, ये बहुत ही सुंदर ग्राफिक है, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि विकास की एक यात्रा है। विकास की एक यात्रा है। हमारी गाड़ी जो है, देश की गाड़ी, वो चल रही है इस यात्रा पे, विकास की यात्रा पे। और अगर हमें विकास की यात्रा पे इस गाड़ी को आगे ले जाना है, तो हमें उसको रिफॉर्म्स यानी सुधार के द्वारा एक कुछ ना कुछ हम लोगों को बूस्ट देना पड़ेगा, कुछ एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो ये जो पहला एक्सेलरेशन जो आया है वो है जीएसटी के द्वारा। तेजी से आगे बढ़ रही है भारत की विकास यात्रा, ऐसा हम अब कह सकते हैं। अगर ऑडियंस से हम सवाल लेना चाहें, आपका कोई सवाल इस पूरे एपिसोड से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफेंस क्षेत्र की बात करी है, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपका हो। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषिका तिवारी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या आगे भी उतना होगा या उससे ज़्यादा किया जाएगा कि नहीं?
ऋषिका जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि मई में ऑपरेशन सिंदूर में कितना हम लोगों को मुकाबला करना पड़ा, और उस मुकाबले में हम लोगों को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन्स, मिसाइल्स, हवाई जहाज, इन सब का हम लोगों को उपयोग करना पड़ा, जिसमें कि हम शत्रु को एकदम पराजित कर सकें। तो इसलिए आगे भी ऐसी चुनौतियां जरूर आएंगी, ऐसी चुनौतियां जरूर आएंगी। और हम लोगों ने देखा कि आज के समय 5 लाख करोड़ का खर्चा हम लोग रक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं। तो मेरा अनुमान है, और मैं थोड़ी भविष्यवाणी यहाँ कर रहा हूँ नेहा जी, मेरा अनुमान है कि इस बार बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी रक्षा क्षेत्र में जरूर और जो है निवेश करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि हम लोगों को आधुनिक से आधुनिक जो हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, हवाई जहाज हैं, प्लेन्स हैं, शिप्स हैं, इन सब को हम लोगों को लाना जरूरी है, इन सब पे निवेश करना जरूरी है। ठीक है सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, क्या किसी मेजर अनाउंसमेंट के अलावा, यानी कि अगर मेजर अनाउंसमेंट ना भी हो, इसे एक रिफॉर्म वाला बजट हम कह सकते हैं? हो सकता है रिफॉर्म वाला बजट आए जिसमें ज्यादातर आम लोगों से, आम लोगों की जो जरूरतें हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई रिफॉर्म लाया जाए, या फिर सीधे अगर जिस पिरामिड की हमने बात करी थी उसमें किस तरीके से लेवल्स या कैटेगरीज बदल सकती हैं, कैसे वो दायरा बढ़ सकता है, इससे रिलेटेड कोई रिफॉर्म? नेहा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रहा है, यानी जो विकास की जो यात्रा है उस पे रिफॉर्म्स का एक एक्सप्रेस हम लोग दौड़ा रहे हैं, और तेजी से एक के बाद एक रिफॉर्म्स आ रहे हैं। कई की जिक्र हम लोगों ने पहले भी की, जब हम लोगों ने जीएसटी के सरलीकरण, इनकम टैक्स के सरलीकरण, पीएलआई वगैरह इन सब की जिक्र की। तो इस तरीके के रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का जो है काम निरंतर चलते चले जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी, हमारे साथ इस क्लास में हमारे मास्टर बनने के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं आपके जैन सर की, क्योंकि आपको बजट और अर्थव्यवस्था इनसे बेहतर और सरल तरीके से कोई नहीं समझा सकता। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, यहाँ पर जैन जी बताते हैं आपके फायदे की बात, क्योंकि अगर आप बढ़ेंगे यानी कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो ही देश बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी का। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।